यूजीसी 2025 जो पेपर फर्स्ट होता है, कॉमन पेपर रहता है सभी के लिए, उसका यहाँ पर हम देखने वाले हैं सिलेबस। और सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा कंपटीशन पर। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो, अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तक चेंज होना होता तो हो जाता, और अब चल रही है फरवरी, मार्च में आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो कॉमन पेपर जो सबके लिए रहता है उसमें भी 10 यूनिट रहती हैं, और जो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उसमें भी 10 यूनिट्स रहती हैं। ठीक है। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की थ्योरी क्लास और बाकी की जो भी उनका पीवाई क्यूज़ हैं और ऑल ओवर सिलेबस के पीवाई क्यू हैं, सभी मैं करवा चुकी हूँ अपने ये इसी चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नए सिरे से ये तैयारी करवाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा दोबारा तैयारी करवाऊँ, और दूसरी बात है कि बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये क्लासेस दोबारा से चाहिए बिल्कुल एकदम नए सिरे से, तो आपको मुझे करना होगा सबको कमेंट, और वीडियो को करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर। ठीक है। तो ये नए सिरे से मिल जाएंगी, अदरवाइज चैनल पर से जो है क्लासेस पड़ी हुई हैं उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये हमारी सबसे पहली जो यूनिट आती है इकाई फर्स्ट, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे बोला जाता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस में सारा नहीं पढ़ने वाली हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। शिक्षण में शिक्षण शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, और शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन प्रणालियाँ। ये सारा जो सिलेबस है वो यूनिट फर्स्ट का है, जो कि मैंने करवा दिया है। दोबारा से अगर आप चाहते हैं करें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोल देना। शोध अभिवृत्ति यानी कि इकाई 2 जो होती है, ये होती है रिसर्च एप्टीट्यूड की। और रिसर्च एप्टीट्यूड जो होता है, देख थोड़ा सा ये हमारे जो बाकी का जो हम चीज़ें पढ़ते हैं है ना, उससे थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, थोड़े से इसमें जो वर्ड होते हैं वो कठिन होते हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। आप अगर इतना भी पढ़ लेंगे जितना मैंने पढ़ाया है, पढ़ा दूंगी, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। शोध शोध यानी कि रिसर्च, शोध की जो पद्धतियां हैं उनको पढ़ना है, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, और शोध नैतिकता। ठीक है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड से रहने वाला है। बोध 5 नंबर का आपका कंप्रेंशन आता है, यानी कि एक पैसेज आता है जिसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है फ्री के ही नंबर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ के क्वेश्चन देंगे तो ये तो 5 नंबर फ्री के हमें मिल ही जाते हैं, है ना। और संप्रेषण यूनिट 4 है आपकी, संप्रेषण कम्युनिकेशन। संप्रेषण में क्या है कि संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। ठीक है, ये संप्रेषण कम्युनिकेशन का जो है 4th यूनिट में आता है। और 5th यूनिट आती है हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग एवं एप्टीट्यूड की, यानी कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति अभिक्षमता। ठीक है, तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवृत्ति जिसमें आपको पढ़ना है अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात एवं प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अलग से है, गणित का है, पढ़ना पड़ेगा। युक्ति संगत तर्क, लॉजिकल रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। ये जो जितनी भी यूनिट हैं 10 यूनिट हैं, और जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न आते हैं, और 50 प्रश्न जो होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। कितने के होते हैं? 100 नंबर के होते हैं, यानी कि जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका 2 नंबर का होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। और बस आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, और ये क्वालिफाइड एग्ज़ाम है जो आपको आगे मतलब जो भी स्कॉलरशिप वगैरह होती है पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए, आपको एक आगे रास्ता मिल जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आप इसको दे करके बन सकते हो कहीं भी। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, या पढ़ लेना। युक्ति यहाँ से भी 5 नंबर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो। और वे निगमनात्मक, वे नारेक, भारतीय तर्क शास्त्र, प्रमाण, ये सारे आप देख लेना। इकाई 7th है आपकी आंकड़ों की व्याख्या, यानी कि डीआई पूछी जाती है आपसे 5 नंबर की, है ना। डीआई पूछी जाती है, इसको हम थोड़ा सा, वैसे तो मैंने ये डीआई नहीं पढ़ाया है अभी तक,
लेकिन थोड़ा बहुत ईजी वे में थोड़ा बहुत देख लेंगे, है ना। बुक से मैं आपको थोड़ा बहुत करा दूंगी जब PYQ करेंगे। इसको आप चाहें तो कहीं से भी, अगर आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है तो ये वाली यूनिट आपके लिए बहुत ईजी रहने वाली है। अदरवाइज आपको थोड़ी सी मेहनत है जो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, ये सारा आप देख लेना, DI पूछी जाती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि जो 8 यूनिट है, 8वीं यूनिट, उसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, आईसीटी जो है, आईसीटी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकता है। DIC से, जो DI है उससे कन्फर्म 5 क्वेश्चन आते हैं, पैसेज है उससे कन्फर्म 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे तो सबका जो मतलब अब तक का स्कोर रहा है वो 5-5 नंबर का ही रहता है, फिर भी हो सकता है कि आपका जो जैसे कि यूनिट 9-10 है, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया जाए या किसी में से थोड़ा बहुत कम पूछ लिया जाए। जैसे मैंने देखा है युक्ति युक्त वाली जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें से 1-आध क्वेश्चन कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हर किसी पर ही ध्यान देना है। जो थ्योरी वाली हैं उनको तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैंने क्लासेस डाली हुई हैं, उनको आप पढ़ना। सारी क्लासेस भी अगर आपने पढ़ ली तो आपका यहाँ से नेट तो आसानी से क्वालिफाई हो ही जाएगा। JRF के लिए थोड़ा सा DI वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इकाई 9th की अगर बात करें तो इकाई 9 में लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इससे भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 9 और 10 वाली, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और विकास, पर्यावरण, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, पर्यावरणक मुद्दे, प्राकृतिक और ऊर्जा स्रोत, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सारी चीज़ें हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, और पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये सब इससे आते हैं। और यूनिट 10 है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली। शिक्षा की शुरुआत जब से लेकर के और अब तक जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, कब कौन सी स्थापित हुई है, कौन सी को कहाँ से, मतलब सरकारी कौन सी है, निजी कौन सी है, प्राइवेट, ये सब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं। उच्चतर अधिगम संस्थान, प्राचीन भारत की शिक्षा पूछी जाती है। स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद उच्चतर अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरणक शिक्षा, नीतियाँ, शासन और प्रशासन, ये सभी हैं जो हायर एजुकेशन से पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, सिलेबस यहाँ से। और दूसरा बात है 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 इसमें प्रश्न होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसका भी आप ध्यान रख लेना अगर आपने नहीं सुना है अभी तक, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, 150 नंबर का आपसे जो क्वेश्चन पेपर है वो आता है। 100 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, 100 प्रश्न आपके जो सब्जेक्टिव के रहते हैं। सब्जेक्ट जो होता है आपका हिंदी इंग्लिश जो भी होगा, और 50 नंबर जो होते हैं, 50 प्रश्न आपसे कॉमन पूछे जाते हैं, सबसे पूछे जाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग शिफ्टों में हो सकते हैं, लेकिन यूनिट यही रहती हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा, अगर UGC नेट आप क्लियर करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो आगे खुल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य और UGC नेट का पेपर फर्स्ट है, उसकी तैयारी कंप्लीट आपको यहाँ पर करने को देखने को मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, धन्यवाद।